डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th केमिस्ट्री की न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल एंड फेज चेंजेस. So if we talk about the states of matter, it means there are two states of matter. The first state of matter is solid, second is liquid, third is gas, and the last but not the least state of matter is plasma. अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर किसको बोलते हैं? Each and everything in this world that has mass and also occupies some space is called matter. तो इस चैप्टर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, और उसके बाद हम फेज चेंजेस भी देखेंगे कि मैटर की कोई भी स्टेट है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किस तरह से हो सकती है. फेज चेंजेस मींस changes in states from solid to liquid, liquid to gas and gas to liquid or liquid to solid. तो इसमें हम सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रीजिंग आ जाता है, हमारे पास एवपोरेशन आ जाता है, कंडेंसेशन आ जाता है, डिपोजिशन आ जाता है. इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो ऐसे लॉस क्या है इस चैप्टर के कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि उनको केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती होगी और मैटर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से हम स्टडी करेंगे. और उसके बाद इसमें केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो उसके बाद मैटर की डेफिनेशन है और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर की. और इसके बाद हम पढ़ेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह आ जाता है, फ्लोरेंस आ जाता है हमारे पास. और लास्ट में हम इसमें एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, दैट व्हाट इज केमिस्ट्री. अगर हम केमिस्ट्री को वन वर्ड पे डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं? स्टडी ऑफ मैटर मींस हम केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करते हैं. अब हम मैटर की किस चीज को स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. ना सिर्फ हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं बल्कि हम कंपोजिशन को भी स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं, और मैटर में किस किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इन तमाम किस्म के रिएक्शंस को भी हम केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी जैसे बताया कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. अगर हम वन वर्ड में डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री. तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक एंड कर देनी है. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स, जिसमें स्टडी करते हैं, जो डील करती है. किस चीज के साथ डील करती है? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस. हम केमिस्ट्री जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इसमें हम सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं. अगर हम मैटर को देखें तो मैटर 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. मैटर प्योर फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकता है. तो इफ वी टॉक अबाउट द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस. तो आपने अभी पढ़ा कि हम इसमें सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं. सो सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. जबकि अगर हम मैटर की इम्प्योर फॉर्म की बात करें तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं. और ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर. So the pure form of matter is called substance, while impure form of matter is called mixture. तो केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. ना सिर्फ हम सब्सटेंस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, बल्कि केमिस्ट्री जो है ये डील करती है विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर. मैटर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किस तरह से आती है? अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो ये एक ऐसी चेंज है जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नजर भी आती है. जैसे अगर आप फ्रिज से सॉलिड फॉर्म में जो आइस होती है हमारे पास, उसको अगर आप बाहर निकाल कर रखें तो मेल्ट होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि वाटर, अब जब सॉलिड आइस मेल्ट हो जाएगी तो इससे जो वाटर बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा. अगर आप वाटर को हीट अप करते हो तो वो गैस की फॉर्म में चला जाता है, वेपोराइज हो जाता है.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकल चेंज आई है कि पहले जो वाटर है वो आइस मीन्स सॉलिड फॉर्म में था, जब वो मेल्ट हुई आइस तो वो लिक्विड फॉर्म में चला गया, हीट अप करने पर गैस की फॉर्म में चला गया, तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज आई, मैटर की स्टेट चेंज होती गई। तो ना सिर्फ हम केमिस्ट्री में फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं बल्कि केमिकल चेंजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या है? केमिकल चेंजेस जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर बनाना चाहते हैं तो वाटर का फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, राइट। जाहिरी तौर पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो उससे वाटर बनता हुआ नजर नहीं आता। तो ये किस किस्म की चेंज होगी? केमिकल चेंज होगी। अगर हम वाटर की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा, बट जब बनता है ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है जो कि गैस की फॉर्म में होते हैं। तो दिस इज अ केमिकल चेंज इन मैटर। ये भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और एंड लॉस आर प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न दीस चेंजेस। और जिन लॉस या फिर प्रिंसिपल्स की वजह से ये फिजिकल या केमिकल चेंज आती है, हम उन लॉस को या फिर हम उन प्रिंसिपल्स को भी केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसको आपने अच्छे से करना है। सेकंड पैराग्राफ है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर। तो अगर हम मैटर की कंपोजिशन को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं? हमने क्या करना है, किसी भी मैटर का, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैस की फॉर्म में है, हमने उस मैटर का क्या करना है, एक सैंपल लेना है। अब उस सैंपल में एलिमेंट्स कौन कौन से मौजूद है और कितने परसेंटेज में मौजूद है। सेकेंडली, कंपाउंड्स कौन कौन से मौजूद है उस सैंपल के अंदर और उनकी परसेंटेज कितनी है, इसको हमने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। इनको फाइंड आउट करके हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि हम मैटर को या फिर सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। मैटर की स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैटर में जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, वो आपस में किस तरह से तरतीब, उनको हमने किस तरह से तरतीब देकर हमने उसको बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से है। एटम्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज्ड है या फिर एमोर्फस फॉर्म में अरेंज्ड है। आई मीन क्रिस्टलाइन का मतलब है कि एटम्स आपस में रेगुलरली अरेंज्ड है, या फिर ये मोर्फस का मतलब है विदाउट एनी शेप मींस इरेगुलर शेप। तो अगर एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड है तो हम इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और अगर वो इरेगुलर अरेंजमेंट है, अगर एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो हम इसको एमोर्फस बोलेंगे। तो मैटर की स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, एटम्स की अरेंजमेंट। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। किसी भी मैटर में जो फिजिकल चेंज आती है या फिर केमिकल चेंज आती है, वो किस वजह से आती है? वो आती है एनर्जी के डिफरेंस की वजह से। कि कोई भी मैटर है हमारे पास, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवोल्व हो रही है, आई मीन रिलीज हो रही है किसी भी मैटर में। या फिर अगर हम बात करें किसी भी मैटर के रिएक्शन, तो उस रिएक्शन में अगर तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट मींस एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। द वर्ड एंडो मींस इनसाइड, एब्जॉर्ब, थर्म मींस हीट। तो एंडोथर्म का क्या मतलब हुआ, हीट का एब्जॉर्ब होना। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जबकि अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो वर्ड जो एक्सो है इसका मतलब है एग्जिट हो जाना, गिवन आउट, रिलीज हो जाना, इवोल्व हो जाना। आगे वर्ड है थर्म, एक्सोथर्म। थर्म मींस हीट, a reaction in which heat is released. This type of reaction is called exothermic reaction. तो दोनों चेंजेस जो है, चाहे वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, ये किस वजह से आएगी? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री जो कि साइंस की एक ब्रांच थी। तो इस केमिस्ट्री जो कि साइंस की ब्रांच थी, इसको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले
आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये आपके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा कि केमिस्ट्री को हमने बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया, जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम केमिस्ट्री, जो कि एक वाइडली स्प्रेड सब्जेक्ट है, ना सिर्फ ये वाइडली स्प्रेड है, बहुत ज्यादा वसी हद तक फैला हुआ सब्जेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया। बल्कि सेकंड रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो इसको अंडरस्टैंड करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझना इतना आसान नहीं होता। अगर हम उसको सिंपल करेंगे तो तब हम उसको समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। थर्ड जो रीजन है वो है एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। तो केमिस्ट्री के जो बहुत सारे पहलू हैं उन पर तवज्जो करने के लिए, उन पर कंसंट्रेशन करने के लिए, उन पर फोकस करने के लिए भी केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें 3 रीजंस आपसे पूछे जाएंगे। Give at least 3 reasons that why there is a need to divide chemistry into many branches. तो 3 reasons आपने बतानी है। फर्स्ट रीजन ये है कि केमिस्ट्री एक वाइडली स्प्रेड सब्जेक्ट है। सेकंड ये है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। और थर्डली इसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस करने के लिए केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। Chemistry is divided into many distinct branches. These branches have distinct areas of study for the scientists to focus. अब ये जो ब्रांचेस हैं जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इन ब्रांचेस में बहुत सारे एरियाज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम एक एक ब्रांच को स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हम केमिस्ट्री में, और वो हम किस किस ब्रांच में पढ़ेंगे, तो हम इस सबको डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। तो Chemistry have different areas for the scientists to focus on. इसमें जो different areas हैं उसको हमने इसलिए डिवाइड किया है ताकि साइंटिस्ट फोकस कर सकें and to achieve breakthroughs and advancements. Breakthrough का मतलब है development, innovation, newality, कोई न्यू चीज लेके आना। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में जो भी न्यू चीज डिस्कवर हो रही है, उन सारी चीजों को हम केमिस्ट्री की, अब कोई भी चीज फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में डिस्कवर हुई है तो उसको हमने केमिस्ट्री की किस ब्रांच में रखना है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें खुद को आइडिया हो जाएगा कि कोई भी चीज़ है अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में फॉल कर रही है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस में 10 ब्रांच को स्टडी करते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपसे एटलीस्ट 5 ब्रांचेस पूछेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है। अगर तो फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो 5 मार्क्स का होगा, बट अगर बी पार्ट आता है तो ये 4 मार्क्स का होगा। तो एटलीस्ट आपको 5 ब्रांचेस पता होनी चाहिए केमिस्ट्री की अलॉन्ग विद इट्स डेफिनेशन। बट आपने केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचेस को स्टडी करना है, तमाम ब्रांचेस को समझना है आपने, क्योंकि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं इसमें से कोई भी ब्रांच आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आपने सारी ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करना है, बट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी 5 ब्रांचेस अच्छे से कर सकते हो ना। आप सिर्फ आपने उसमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस की डेफिनेशन याद करनी है, बल्कि आपने उनकी इंपॉर्टेंस को भी देखना है कि हर जो ब्रांच है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की हर ब्रांच में। तो एट फर्स्ट वी विल लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक लेवल and at molecular level. Physical chemistry is the branch of chemistry in which we study substances at atomic level and at molecular level. अगर हम एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है।
अगर हम एटम की बात करें तो वर्ड एटम जो है ये दो तरह के वर्ड से डिराइव किया गया है। ए का मतलब है नॉट, विदाउट। टोम का मतलब है डिवीजन, जिसको डिवाइड किया जा सके। तो ए टोम का क्या मतलब हुआ? नॉट डिवाइडेड। इट मीन्स एटम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम और मॉलिक्यूल में मेन डिफरेंस ये है कि एटम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। बट अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर कोई एक एटम होगा और उससे हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल है आपके पीरियोडिक टेबल में, आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल दिया गया है। उसमें अगर हम ग्रुप नंबर 18 को देखें तो हम उसको नोबल गैसेस बोलते हैं, दैट आर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन। So these are the examples of monoatomic molecules. अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, डाई मीन्स 2, नंबर ऑफ एटम्स 2 होने चाहिए। इसकी एग्जांपल है H2, O2, N2। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इतना काफी आपके लिए कि मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं इनको हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics. फिजिकल केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में जितने भी फिजिकल लॉज हैं जो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने को गवर्न करते हैं, उन तमाम के बारे में जो क्लियर एक्सप्लेनेशन है वो हमें केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में मिलते हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री? अगर इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपने उसमें डेफिनेशन नहीं बतानी, उसमें आपने लास्ट लाइन बतानी है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर डेफिनेशन के साथ इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, स्कोप पूछा जाता है, तो फिर आपने लास्ट लाइन इसमें ऐड करना है। और अगर आपसे सिर्फ स्कोप पूछा जाता है, सिर्फ एप्लीकेशंस और यूजेस पूछे जाते हैं आपसे, तो आपने उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप उसकी पेशीन को कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस होगा या फिर नहीं होगा। सेकेंडली, आप उस रिएक्शन के रेट को चेंज भी कर सकते हैं। रिएक्शन के रेट की अगर हम बात करें तो रिएक्शन का रेट स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है, और ये नॉर्मल स्पीड पे भी टेक प्लेस हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप चेंज कर सकते हो। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो आप उसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो रिएक्शंस को स्पीड अप या फिर उनकी स्पीड को कम करने के लिए केमिस्ट्री की जो ब्रांच डील करती है इस चीज के साथ, इस किस्म की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। बट रिएक्शंस के रेट को हम चेंज तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेंज? इसके लिए हमारे पास कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होती है। ऑप्टिमाइज का मतलब है फिक्स करने की जरूरत होती है, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। कंडीशन की बात करें तो इसमें टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास, प्रेशर आ जाता है हमारे पास, कैटलिस्ट आ जाता है। So these are the conditions that needs to be optimized to change the rate of reaction. तो इंडस्ट्रियल स्केल पर हम किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करना चाहते हैं तो हमें रिएक्शंस को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इन कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करके हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और उस लिहाज से इंडस्ट्री में हम जो भी चीज बना रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर रहे हैं, वो हम ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं, कम भी अचीव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री।
सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है। जब हमें इनके डिफरेंस का पता चल जाएगा उसके बाद हम काबिल हो जाएंगे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस करने के बारे में हमें आइडिया हो जाएगा। आपको डेफिनेशन लिखने में और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपको इनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करते थे। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एक नेसेसरी एलिमेंट, आई मीन स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा वो तमाम कंपाउंड्स जो हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को स्टडी नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और वो इनऑर्गेनिक है, बट देयर इज एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस है जिसकी वजह से हम उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको इसी पैराग्राफ में ही दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ synthesis, composition, properties and structure of elements and compounds that contain इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन एलिमेंट्स को और उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिसमें अगर कार्बन मौजूद है तो बहुत ही कम मिकदार में होगा या फिर नहीं होगा। आई मीन पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। कार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं 117, हम उनको केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स। इन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ये एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनको भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। अब हम कार्बन अगर हम इन एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि कार्बन के अलावा हैं इनकी बात करें तो इनकी हम किस चीज को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? इनकी सिंथेसिस को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। An inorganic substance can be composed of metals, non-metals, or mixture of these metals and non-metals जिनको हम एलॉय भी बोलते हैं। एसिड्स एंड बेसिस। अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो ये मेटल भी हो सकते हैं, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मेटल बोलते हैं। इसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम आ जाता है। ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स क्यों है? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं हम उनको मेटल बोलते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो ये मेटल का अपोजिट। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। मेटल्स पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, कैटायंस को बोलते हैं, जबकि नॉन मेटल्स एनाइंस को बोलते हैं, आई मीन नेगेटिव आयंस को बोलते हैं। तो अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें पीरियोडिक टेबल में, जिसमें एलिमेंट्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आ जाते हैं, तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने मेटल्स का नाम दिया था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, इन तमाम के वैलेंस शेल में, इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है जिसको हम एलॉय भी बोलते हैं, जैसा कि हमारे पास स्टील वगैरह हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद एसिड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी एसिड्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक ही होते हैं, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, इट्स फार्मूला इज H2SO4, ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है। नाइट्रिक एसिड है,
बहुत सारे जितने भी एसिड्स हैं सारे ही इनऑर्गेनिक हैं। जितने भी बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, so these all are bases. इसके अलावा अगर हम सॉल्ट्स की बात करें, जितने भी सॉल्ट्स हैं, चाहे टेबल सॉल्ट है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये इनऑर्गेनिक। So if we go ahead, inorganic compounds are used as, अब आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द यूजेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो फिर आपने यहाँ से शुरू करना है तो बताना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्कोप है, जो इसकी एप्लीकेशंस और वी कैन कॉल इट यूजेस, इसके यूजेस हैं वो ये है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पर, खादें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कैटलिस्ट भी यूज किया जा सकता है। कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, बट ये खुद यूज नहीं होते, बट इनका रोल क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होता है। सेकेंड, पिगमेंट्स की बात करें तो ये कलरफुल कंपाउंड जो होते हैं, जितने भी कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं जो कोई ना कोई कलर देते हैं, उनको हम पिगमेंट्स बोलते हैं। एंड मच मोर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये एप्लीकेशंस थी कि हम इनको फर्टिलाइजर्स के तौर पर ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटलिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पिगमेंट्स बनाने के लिए, और कोटिंग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोटिंग्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप जंग से बचना चाहते हैं, आप लोहे को जंग लगने से बचाना चाहते हैं, आप क्रोजन के प्रोसेस से आयरन को सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देंगे। इस तरह से आप लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो दिस इज द कोटिंग्स। जितने भी कंपाउंड्स कोटिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन तमाम ब्रांचेस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपका जो आज हमने पढ़ा है, जिन ब्रांचेस को कवर किया है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हमने कवर किया है, मैटर की डेफिनेशन को कवर किया है, why there is a need to divide chemistry into many branches. Secondly, हमने इनकी 2 ब्रांचेस को डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। बट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसी लाइन है या ऐसा वर्ड है या कोई भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई विल बी देयर टू आंसर यू पीपल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।